नमस्कार मित्रों, आजाद क्लासेस बस्ती के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम लोग मैथमेटिक्स की उन्हीं क्लासों को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पहुंचे हैं वृत्त चैप्टर पर। और वृत्त एनसीईआरटी के सिलेबस की बात करूं तो चैप्टर 10 है। ठीक है, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड या किसी भी बोर्ड की परीक्षा, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, लैंग्वेज का थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी तो सेम है। तो मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे वृत्त या फिर सर्कल। सर्कल में कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसको हमने सॉल्व कर लिया था और कुछ क्वेश्चंस आगे आपको दिए गए हैं। ठीक है, आगे जो आपका प्रश्न था वो था कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर, मतलब एक वृत्त है और कह रहा है किसी बाह्य बिंदु से, मतलब बाहर कोई बिंदु एक ले लिया गया है, खींची गई स्पर्श रेखाएं, मतलब इस बाह्य बिंदु से इस पर क्या की कर दी गई हैं, स्पर्श रेखाएं खींच दी गई है। ठीक, स्पर्श रेखाएं के बीच बना कोण, स्पर्श रेखाओं के बीच बना कोण अर्थात ये वाला, ठीक है, ये वाला कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड, स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर बना कोण, अर्थात जहां जहां स्पर्श बिंदु मिल रहे हैं उनके द्वारा केंद्र पर बना कोण, अर्थात ये वाला कोण। ठीक है, पर अंतरित कोण का समपूरक होता है, अर्थात इसको और इसको जोड़ने, समपूरक का मतलब जिसको जोड़ने पर 180 अंश आ जाए, जिसको जोड़ने पर क्या हो जाए, 180 अंश आ जाए। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ एक ए बी और ये केंद्र ओ है और यहाँ बाहर जो बिंदु था, एक बिंदु क्या था, पी था। ठीक है, अब हमको सिद्ध करना है क्या, सिद्ध करना है क्या, सिद्ध करना है कि कोण APB प्लस कोण AOB बराबर 180 अंश, यही हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक, कोण APB प्लस कोण AOB अर्थात APB अर्थात ये वाला कोण, AOB मतलब ये वाला कोण, हमको सिद्ध करना है कि इन्हीं दोनों को जोड़ने पर 180 आता है। 180 अंश को क्या कहते हैं हम, समपूरक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, समपूरक, मतलब दो ऐसे कोण जिनको जोड़ने पर 180 अंश आ जाता है, उन दोनों कोणों को क्या कहा जाएगा, समपूरक कहा जाएगा। ठीक, अब हमको ये सिद्ध करना है। अगर हम बात करें, ठीक है, यहां देखें, कोण OAP बराबर हो जाएगा, कोण OAP बराबर हो जाएगा कोण OBP के, कोण OBP के, और ये बराबर हो जाएगा 90 अंश। क्यों ऐसा होगा, अर्थात मैं बात कर रहा हूं कि यहाँ जो कोण बनेगा, यहाँ जो कोण बनेगा वो दोनों 90 अंश का होगा। वो दोनों कितने अंश का होगा, 90 अंश का होगा। क्यों, क्योंकि स्पर्श रेखाएं स्पर्श बिंदु से त्रिज्या के लंबवत होती हैं। अर्थात क्या है कि अगर हम, कोई वृत्त है और इस पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है, ठीक है, और वृत्त की त्रिज्या को लाकर जहां स्पर्श कर रहा है उस स्पर्श बिंदु को मिला दे तो यहाँ कितने अंश का कोण बन जाएगा, 90 अंश का कोण बन जाएगा। बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींची गई है, स्पर्श बिंदु है और ये क्या है, केंद्र है। केंद्र से स्पर्श बिंदु को हमने मिलाया, ये क्या बनाएगा, 90 अंश का कोण। यहाँ भी कितने अंश का कोण बनाएगा, 90 अंश का कोण बनाएगा। ठीक है, अब बात करें हम चतुर्भुज PAOB से अगर हम बात करें त्रिभुज की बात करते हैं तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। लेकिन चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग, चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं तो चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 360 अंश होता है। अब अगर हम चारों कोणों को जोड़ दें, 4 कोण कौन कौन से, कोण APB अर्थात ये वाला कोण, कोण APB प्लस कोण AOB अर्थात ये वाला कोण, प्लस कोण OAP मतलब ये वाला कोण, प्लस कोण OBP बराबर कितना हो जाएगा, 360 अंश। इन चारों कोणों को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 अंश। क्यों, क्योंकि ये एक प्रकार का चतुर्भुज बन रहा है और चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 360 अंश होता है। अब यहाँ देखो, APB और AOB इन दोनों का योग हमको क्या लाना है, 180 लाना है। इनको ऐसे रहने देते हैं
ओ ए पी की अगर बात करें या ओ बी पी की बात करें तो इन दोनों का मान कितना है, 90 अंश है। ठीक, तो यहाँ हम कोण ए पी बी प्लस कोण ए ओ बी प्लस इसका मान कितना है 90 अंश, प्लस इसका मान कितना है 90 अंश, बराबर कुल कितना हो जाएगा 360 अंश हो जाएगा। अब कोण ए पी बी प्लस कोण ए ओ बी बराबर प्लस 90 प्लस 90 प्लस 180 हो जाएगा। अगर बराबर के उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 180, और 360 में से 180 अगर हम घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 180 अंश। ये हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये हमको क्या करना था, प्रूव करना था। ये प्रूव करना था कि कोई भी बाह्य बिंदु से, अगर बाह्य बिंदु से कोई दो स्पर्श रेखाएं किसी वृत्त पर खींचा जाए तो उन स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण और स्पर्श बिंदुओं द्वारा केंद्र पर जो अंतरित कोण है, इन दोनों कोणों का, अर्थात ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों का योग कितना आ जाएगा 180 अंश आ जाएगा, अर्थात संपूरक हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ने पर, संपूरक होने का मतलब कि इन दोनों को जोड़ें और कितना आ जाए 180 अंश आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। आगे का जो क्वेश्चन है, अगला जो हमारा प्रश्न है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। मतलब हमको सिद्ध करना है कि किसी, ठीक, सिद्ध करना है कि किसी वृत्त के परिगत, कोई एक वृत्त है और इसके परिगत का मतलब इसके चारों ओर, परिगत का मतलब क्या होता है इसके चारों ओर। ठीक, मान लीजिए कोई वृत्त है, ठीक है, और इसके परिगत मतलब इसके चारों ओर। अगर कोई समांतर चतुर्भुज है, क्या है समांतर चतुर्भुज, जैसे मान लीजिए कि ए बी सी डी है, पी क्यू आर एस, ठीक, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये कैसा चतुर्भुज है, इसके चारों तरफ, इसके परिगत में जो आपको चतुर्भुज बना हुआ है, किस प्रकार का चतुर्भुज है, ये समांतर। और समांतर चतुर्भुज की एक क्वालिटी होती है कि उसके आमने सामने के कोण क्या होते हैं, सॉरी, आमने सामने के कि कोण तो बराबर होती हैं लेकिन उसके साथ साथ भुजाएं भी बराबर होती हैं। अर्थात यहाँ ए बी बराबर हो जाएगा सी डी के, ए बी बराबर है सी डी के। ठीक है, ये है। लेकिन उसके पहले देखिए सिद्ध क्या करना है, सिद्ध हमको करना है कि ये एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज है। अगर ये सम चतुर्भुज खींचा, एक समांतर चतुर्भुज खींचा गया है, किसी वृत्त के परिगत एक समांतर चतुर्भुज अगर खींचा गया है तो हमको सिद्ध करना है कि ये समांतर चतुर्भुज तो है लेकिन उसके साथ साथ सम चतुर्भुज भी है। ठीक है, अर्थात सम चतुर्भुज का मतलब क्या होता है कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो, जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो। अर्थात सिद्ध करना है क्या, सिद्ध करना है ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर क्या ए डी। अर्थात सभी चारों भुजाओं को हमको क्या दिखाना है, बराबर। सभी चारों भुजाओं को हमको क्या दिखाना है, बराबर। अब यहाँ अगर हम बात करें, चारों भुजाओं को बराबर दिखाना है। अब चूंकि ये समांतर चतुर्भुज है, अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो इसके आमने सामने की भुजाएं, अर्थात ए बी बराबर हो जाएगा सी डी के और बी सी बराबर हो जाएगा किसके, ए डी के। इसके आमने सामने की भुजाएं क्या हो जाएंगी, बराबर। ठीक है, उसके साथ साथ एक चीज और देखिए, यहाँ एक चीज और अगर हम देखें तो यहाँ ए पी बराबर हो जाएगा बी पी के, ए पी बराबर हो जाएगा बी पी के, ए पी बराबर हो जाएगा बी पी के, और उसके बाद फिर सी आर बराबर हो जाएगा डी आर के। सी आर, एक मिनट, सी आर डी आर के बराबर नहीं होगा। यहाँ जो है ए पी बराबर होगा, ए पी बराबर होगा ए एस के, ए पी बराबर होगा ए एस के, और बी पी बराबर होगा बी क्यू के, बी पी बराबर होगा बी क्यू के, सी आर बराबर होगा सी क्यू के, सी आर बराबर होगा सी क्यू के। ठीक है, और डी आर बराबर होगा डी एस के, डी आर बराबर होगा डी एस के। क्यों, ऐसा क्यों होगा, यहाँ ए पी ए एस के बराबर क्यों होगा, क्योंकि अगर कोई भी वृत्त हो और उस वृत्त से किसी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं तो इन स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर हो जाती हैं, इन स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या हो जाती हैं, बराबर। अर्थात इस बाह्य बिंदु से अगर इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई है तो ये और ये एक ही बिंदु से स्पर्श रेखा खींची गई है और एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं वृत्त पर क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अर्थात ए पी बराबर हो जाएगा
यस, ठीक है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं ये, ठीक है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं, इसलिए इनकी लंबाइयां क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, ठीक है। अब यहां अगर हम बात करें ए बी प्लस सी डी की, अगर हम ए बी प्लस सी डी की बात करें, ए बी प्लस सी डी की बात करें तो ए बी क्या है, ए पी प्लस बी पी से मिलकर बना हुआ है, ए पी प्लस बी पी से मिलकर बना हुआ है। अगर हम ए बी की बात करें, ए बी और सी डी को अगर हम जोड़ें तो ए बी किससे मिलकर बना हुआ है, ए बी पूरा मिलकर बना हुआ है ए पी और बी पी से मिलकर बना हुआ है, हमने ये लिख दिया, प्लस सी डी किससे मिलकर बना हुआ है, सी डी मिलकर बना हुआ है सी आर और डी आर से, सी आर और डी आर से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ एक चीज देखिए, सी आर और डी आर से मिलकर बना हुआ है। अब ए बी प्लस सी डी बराबर हो जाएगा, ए पी के बराबर क्या लिख सकते हैं हम, एस लिख सकते हैं, बीपी के बराबर क्या लिख सकते हैं, बी क्यू लिख सकते हैं, सी आर के बराबर क्या लिख सकते हैं, सी क्यू लिख सकते हैं, और डी आर के बराबर क्या लिख सकते हैं, डी एस लिख सकते हैं। अब यहाँ देखें कि ए बी प्लस सी डी बराबर ए एस और डी एस, ए एस अर्थात ये, डी एस मतलब ये, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये पूरी रेखा बन जाएगी क्या, ए डी, ठीक है। बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू और सी क्यू अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा आपको, बी सी, क्या मिल जाएगा आपको, बी सी, ए डी प्लस बी सी आ गया। अब यहाँ एक चीज जानते हैं आप, एक चीज आप जानते हैं कि अगर ये समांतर चतुर्भुज है, चूंकि ए बी सी डी क्या है, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुज को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसलिए अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो इसके आमने सामने के भुजाएं क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, अर्थात ए बी बराबर हो जाएगा सी डी के, ए बी बराबर हो जाएगा सी डी के, और बी सी बराबर हो जाएगा ए डी के, बी सी बराबर हो जाएगा ए डी के, ठीक है। अब यहाँ ए बी प्लस सी डी भी किसके बराबर है, ए बी के, तो सी डी के जगह पर भी क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं बराबर ए डी प्लस बी सी, ए डी तो है ही और ए डी बराबर है किसके, बी सी के, अर्थात ए डी के जगह पर भी हम क्या लिख सकते हैं, बी सी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा बी सी प्लस बी सी, यहाँ हो जाएगा 2ab और यहाँ हो जाएगा 2bc, bc और bc जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 2bc हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ab बराबर है bc के, ठीक है। ab किसके बराबर आ गया, bc के। अब एक चीज ध्यान से देखो आप लोग, ab किसके बराबर था, cd के, ab किसके बराबर था, cd के, और ab के बराबर ही क्या आ गया, bc आ गया, और bc के ही बराबर क्या था, ad आ गया, अर्थात चारों भुजाएं क्या हो गई आपको बराबर। ये आपको क्या करना था, सिद्ध करना था, मतलब ये सिद्ध करना था कि ये एक प्रकार का समचतुर्भुज अर्थात जिसके चारों भुजाएं क्या हो जाएं, बराबर हो जाए। देखो ए बी किसके बराबर आ गया, ए बी किसके बराबर आ गया, बी सी के बराबर आ गया। अब ए बी के बराबर ही सी डी है और बी सी के बराबर ही ए डी है, तो ए बी बराबर है बी सी के, ए बी बराबर है सी डी के, और अब ए बी अगर बी सी के बराबर है तो ए डी के भी बराबर हो गया, अर्थात चारों भुजाएं आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर। अगर चारों भुजाएं बराबर हो जाएंगी तो एक प्रकार का क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज हो जाएगा, अर्थात ए बी सी डी एक प्रकार का समचतुर्भुज हो जाएगा, समचतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो जाएं, आपस में बराबर हो जाएं, ठीक है। ये आपका था नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो प्रश्न है देखिए, कहा गया है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, ठीक, जिसकी त्रिज्या कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, के परिगत एक त्रिभुज, इसके परिगत मतलब इसके चारों तरफ जाता हुआ एक त्रिभुज, ऐसे कुछ, ठीक, एक त्रिभुज इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड, एक त्रिभुज जैसे मान लीजिए कि मान लेते हैं ए बी सी है, ठीक है, कि रेखाखंड बी डी और डी सी, बी डी और डी सी जिनमें स्पर्श बिंदु डी द्वारा बी सी विभाजित है, यहां डी है, ठीक, अर्थात कह रहा है कि
त्रिभुज इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD अर्थात ये और DC जिनमें स्पर्श बिंदु D द्वारा, स्पर्श बिंदु D अर्थात जहां बिंदु स्पर्श कर रहा है वृत्त को D द्वारा इस BC को विभाजित कर, अर्थात D एक बिंदु बना दिए तो ये जो BC पूरा था ये विभाजित हो गया, अलग अलग भाग में विभाजित हो गया, ठीक है, विभाजित है कि लंबाइयां क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, मतलब इसकी लंबाई 8 है और इसकी लंबाई कितनी है 6 सेंटीमीटर है। भुजाएं AB और AC ज्ञात कीजिए, AB और AC, ठीक है, अर्थात AB और AC, AB बराबर क्या होगा और AC बराबर क्या होगा, यही हमको क्या करना है, निकालना है। हमको एक चीज मालूम है कि इस त्रिज्या की लंबाई कितनी है 4, ये भी त्रिज्या है, यहाँ बनाएंगे तो भी त्रिज्या ही होगा, यहाँ बनाएंगे तो भी त्रिज्या ही होगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब की लंबाइयां क्रमशः 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, भुजाएं AB और AC ज्ञात कीजिए। अब एक चीज ध्यान से देखो यहाँ कि इस बाह्य बिंदु B से स्पर्श रेखा ये खींचा गया है, एक स्पर्श रेखा यहाँ खींचा गया, मान लो कि ये D है, मान लेते हैं ये E है, मान लेते हैं ये F है, ठीक, DEF हम मान लेते हैं, ठीक। अब DEF अगर हम मान लेंगे यहाँ, ठीक है, अब क्या है कि ये केंद्र O है, OD क्या है, OD यहाँ पर क्या है, त्रिज्या है, OE क्या है, त्रिज्या है, OF क्या है, त्रिज्या है, ये तीनों क्या है, त्रिज्याएं, और तीनों की लंबाइयां कितनी है 4-4 सेंटीमीटर, तीनों की लंबाइयां कितनी है 4-4 सेंटीमीटर है। अब यहाँ एक चीज ध्यान से देखिए आप लोग कि इस बिंदु B से एक स्पर्श रेखा खींची गई है BD और एक स्पर्श रेखा खींची गई है BF, अर्थात ये दोनों स्पर्श रेखाएं हैं एक ही बिंदु से, तो ये 8 है तो ये भी कितना होगा 8 होगा। यहाँ C से D तक एक स्पर्श रेखा या 6 है, उसी C से E एक स्पर्श रेखा, अर्थात एक ही बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं वृत्त पर खींची गई, अर्थात ये भी क्या हो जाएगा 6। ये हमको मालूम नहीं है, इसको हम x मान लेंगे, इसको भी क्या मान लेंगे x मान लेंगे, इन दोनों को हम क्या मान लेंगे x मान लेंगे, ठीक है। अब अगर आगे हम लोग सॉल्व करें, ठीक है, इसको तो एक चीज ध्यान से देखो, अगर हम एक काल्पनिक त्रिभुज बनाए, काल्पनिक त्रिभुज अगर जैसे मान लो कि एक ऐसे और ऐसे कर दे और ऐसे कर दें, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से देखो कि यहाँ 3 त्रिभुज बन रहे हैं, 3 त्रिभुज कौन कौन से बन रहे हैं, एक त्रिभुज बन रहा है त्रिभुज AOB, कौन सा त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज AOB, त्रिभुज AOB, इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल एक तो हो सकता है हीरोन का सूत्र लगा दो, ठीक है, √S, उसके बाद फिर S - A S - B S - C, ऐसा भी लगा सकते हो, ठीक। और एक अगर ऊंचाई दी गई है, अगर ऊंचाई और आधार दिया गया है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे में आधार और गुणे में ऊंचाई, ठीक। अब 1/2 गुणे में आधार, अगर हम बात करें त्रिभुज AOB की बात करें, अगर हम इस वाले त्रिभुज की बात करें और इसको ऐसे अलग निकाल लें, ठीक है, AOB को अगर हम अलग निकाल लें AOB को, तो एक रेखा ऐसी खींची गई है 4 है, ये क्या है 4 है, ये 90 डिग्री पर, क्योंकि ये स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है और स्पर्श रेखा त्रिज्या के लंबवत होती है, अर्थात यहाँ 90 डिग्री बनना है, अर्थात ये क्या है त्रिभुज की ऊंचाई है, ये त्रिभुज की क्या है ऊंचाई है, और AB जो रेखाखंड है ये त्रिभुज का क्या है आधार है, ठीक है, त्रिभुज का क्या है आधार, अर्थात AB जो रेखाखंड है वो त्रिभुज का आधार है, और ये आधार है क्या, ये 8 और ये x पूरा मिला के 8 + x है, पूरा मिला के कितना है 8 + x है, और गुणे में ऊंचाई कितनी मिली है आपको 4 मिली है, ऊंचाई कितनी मिली है 4 मिली है। आगे इनको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2 से काटेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 का अंदर गुणा कर देंगे तो 2 × 8 = 16 और 2 का गुणा x में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, ठीक है, अगर सेंटीमीटर में दिया गया तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। ऐसे ही त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल निकालें, त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल, इसमें भी वही काम करेंगे, 1/2 गुणे में आधार, आधार क्या है यहाँ देखिए, आधार है x और +6, ये पूरा मिला के है, अर्थात x + 6 हो जाएगा, और गुणे में ऊंचाई, वही त्रिज्या ही क्या हो जाएगी ऊंचाई, 2 दूना क्या हो जाएगा 4, 2 से गुणा कर देंगे तो 2 का गुणा करेंगे x में 2x हो जाएगा, 2 का गुणा 6 में करेंगे तो 2 × क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है, 2x + क्या हो जाएगा 12, त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल क्या आ गया 2x + 12 आ गया, ठीक। ऐसे ही त्रिभुज क्या निकालेंगे BOC का क्षेत्रफल, त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल, इसमें भी करेंगे 1/2 गुणे, अगर हम BOC की बात करें, ठीक है, BOC की मतलब एक त्रिभुज ये हुआ,
एक त्रिभुज ये हुआ, अब अगला त्रिभुज क्या होगा, ये होगा। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 गुणे आधार, आधार क्या है 8 और 6 मिला के क्या है 14 है, और ऊंचाई कितनी है वही 4, 2 दूना 4, 14 दूना क्या हो जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब एक चीज ध्यान से देखो कि इन तीनों त्रिभुजों, ये त्रिभुज जो हमने निकाला था, ये त्रिभुज जो हमने निकाला था, ये त्रिभुज निकाला था, इन तीनों त्रिभुजों को जोड़ देंगे, इन तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो पूरे त्रिभुज का क्या आ जाएगा क्षेत्रफल, पूरे त्रिभुज का क्या आ जाएगा क्षेत्रफल। अब हम बात करें त्रिभुज ए बी सी की। ठीक, अगर हम बात करें त्रिभुज ए बी सी अर्थात पूरे त्रिभुज की बात करें, अगर हम पूरे त्रिभुज की बात करें यहाँ, तो एक चीज ध्यान से देखिए, अब इनको मिटा देते हैं। अगर हम पूरे त्रिभुज की बात करें, यहाँ केंद्र ओ है, अगर हम पूरे त्रिभुज की बात करें, पूरे त्रिभुज की बात करें तो पूरे त्रिभुज में भुजाओं को देख लेते हैं। ए बी बराबर कितना है, ए बी बराबर कितना है 8 + x। ठीक, बी सी बराबर कितना है, बी सी बराबर कितना है 8 और 6 14, और ए सी बराबर कितना है 6 + x, 6 + x है। ठीक है, अब हम इसका क्षेत्रफल देखो, इन तीनों को जोड़ देंगे तो भी इसका क्षेत्रफल आएगा, और इसका क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से भी निकालेंगे, दोनों क्षेत्रफल आ जाएगा। अब चूंकि दोनों एक ही प्रकार के त्रिभुज का क्षेत्रफल है तो दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, और हमको किसकी वैल्यू मिल जाएगी x की, और x की जो वैल्यू होगी यहाँ रखेंगे, आपको दोनों भुजाएं मिल जाएगी। ठीक, अब जैसे मान लीजिए कि इस त्रिभुज, ये त्रिभुज है, अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम हीरोन के सूत्र से लगाएंगे। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हीरोन का सूत्र निकालने के लिए सबसे पहले यश निकालना होता है, यश अर्थात अर्ध परिमाप। यश का मतलब क्या होता है अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप अर्थात त्रिभुज का आधा परिमाप। परिमाप क्या होता है तीनों भुजाओं का योग, और आधा परिमाप क्या होगा जो तीनों भुजाओं का योग है उसको आधा कर दो। ठीक, अब जैसे मान लीजिए कि S बराबर होगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बटे में क्या होगा 2। ए बी कितना है 8 + x प्लस बी सी कितना है 14 प्लस ए सी कितना है 6 + x, और पूरे का बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इनको सॉल्व करें अगर, ठीक, तो ये हो जाएगा 8 6 14, और 14 14 क्या हो जाएगा 28 प्लस x और x जोड़ेंगे क्या होगा 2x, और बटे में क्या होगा 2। ऊपर से 2 कॉमन कर लें, अगर 2 बाहर कर लें तो अर्थात 2 भाग करेगा, 14 दूना क्या हो जाएगा 28, 2 यहाँ से निकलेगा क्या हो जाएगा x बटे में 2, 2 से 2 कैंसिल अर्थात क्या हो जाएगा 14 + x हो जाएगा, 14 प्लस क्या हो जाएगा s। ठीक है, अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा हीरोन के सूत्र से, ये हो जाएगा √s s - a s - b और s - c। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र के माध्यम से हो गया, और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इन तीनों को जोड़कर भी निकाल सकते हैं, एक ये है और एक ये है और ये के है, इन तीनों को अगर हम जोड़ दें तो भी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा, और हीरोन के सूत्र के माध्यम से भी लगा दें तो भी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों क्षेत्रफलों को हम चूंकि बराबर है, एक ही त्रिभुज का क्षेत्रफल है तो बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल इधर तीनों को जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा 16 + 2x, फिर कितना है 2x + 12, एक है 16 + 2x और एक आ गया 2x + 12, और अगला क्या है 28 बराबर, इधर अगर हम हीरोन का सूत्र लगा दें, यस कितना आया है 14 + x, आगे यस - a, यस कितना है 14 + x, a कितना है, ये जो तीनों भुजाएं हैं, पहली भुजा को a माना गया है, दूसरी भुजा को b और तीसरी भुजा को क्या माना गया है c। s - a अर्थात s में से यस जो आपका आया है 14 + x, इसमें से क्या घटा दे पहली भुजा घटा दे, पहली भुजा क्या है 8 + x, 8 + x, अगर हम घटा दें 14 + x और -8 और माइनस का x, माइनस कैंसिल, 14 में से 8 घटाएंगे, 14 में से 8 घटाएंगे क्या आ जाएगा 6, पहला क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, फिर आगे है अर्थात गुणे में 6 है, गुणे में क्या है 6 है, फिर s - b,
क्या है s माइनस बी, अर्थात s में से, अर्थात अर्ध परिमाप में से, अर्ध परिमाप कितना आया है 14 प्लस x है, इसमें से क्या घटा दें हम, इसमें से घटा दें b, घटा दें b मतलब दूसरी भुजा, दूसरी भुजा क्या है आपके पास 14 है, ठीक है। अगर हम घटा दें तो 14 से 14 कट जाएगा, क्या आ जाएगा x आ जाएगा, गुणे में x आ जाएगा और गुणे में, ठीक है, s माइनस सी, s मतलब अर्ध परिमाप जो आपका 14 प्लस x है, और इसमें से हम घटा दें c मतलब तीसरी भुजा, तीसरी भुजा क्या आपको है 6 प्लस x, अगर हम घटाएंगे तो यह हो जाएगा 14 प्लस x और माइनस 6 और माइनस क्या हो जाएगा x हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, 14 में से 6 घटाएंगे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक, ये मिल जाएगा। यहाँ अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 16 प्लस 2x प्लस 2x, और 16 और 12 और 28 अगर हम जोड़ दें तो 28 और 12 कितना होगा, 8 2 10, 2 1 3 1 4, 40 हो जाएगा, 40 और 16 क्या होगा 56, ठीक, 56 आ जाएगा। और उसके बाद फिर 2x और 2x जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 4x, और प्लस में क्या हुआ 56 बराबर। यहाँ एक चीज़ ध्यान से देखो, 8 छक क्या हो जाएगा 48, कोई भी संख्या रूट में होता है तो क्या करते हैं गुणनखंड कर लेते हैं, जैसे 8 और 6 है, ठीक है, 2 दूना 4 दूना 8 और 6 का करेंगे 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 2 का अगर हम जोड़ा बना लें तो 2 दूना 4 बाहर आ जाएगा, जिसका जिसका जोड़ा बनेगा वो कहाँ आ जाएंगे बाहर आ जाएंगे, बाकी क्या बचेंगे अंदर, अंदर क्या है आपका 14 प्लस x, ठीक, और गुणे में 8 और 6 में से इतने का जोड़ा बन गया, 8 और 6 में से क्या बचा है 3, और गुणे में क्या बचा है x, अर्थात क्या है 3x है, ठीक, इतना बच गया। यहाँ से अगर हम 4 कामन कर लें, 4 कामन कर लें तो बच जाएगा x प्लस 56, x प्लस 56 बराबर, यहाँ से 4 पहले से कामन है, अंडर रूट 3x का अंदर अगर गुणा कर दे तो 3x का गुणा 14 में करेंगे तो 14 तिया क्या हो जाएगा 42x, 14 तिया क्या होगा 42x, प्लस 3x का गुणा x में करेंगे तो क्या होगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 4 से 4 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 क्या होगा कैंसिल, और 4 से 4 तो कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद फिर 1 मिनट 4 यहाँ कॉमन हुआ तो 14 चौके 56, यहाँ बच जाएगा 14, ठीक, 4 से 4 तो कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद फिर अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का अगर हम वर्ग करेंगे तो दोनों पक्षों का वर्ग करने से इस पक्ष का रूट हट जाएगा और यहाँ इसका स्क्वायर हो जाएगा। रूट क्यों हट जाएगा, कोई भी संख्या रूट में हो तो उसका अगर हम वर्ग कर देते हैं तो वो संख्या क्या होती है रूट उस संख्या का क्या होता है हट जाता है। अब यहाँ हो जाएगा x प्लस 14 इसका स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से रूट हट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 42x प्लस क्या हो जाएगा 3x, ठीक है। x प्लस 14 का होल स्क्वायर, यहाँ मिटा दें इसको, क्वेश्चन को, भुजाएं ए बी और ए सी हमको ज्ञात करना था, ठीक, ये आपका फिगर था। अब अगर यहाँ सॉल्व करें, आपके पास है x प्लस 14 का होल स्क्वायर, ठीक है। आप जानते हो कि चूंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको उसी पर लगाएंगे। सबसे पहले a स्क्वायर, a क्या है x, x का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर, b के जगह पे क्या है 14, 14 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab, 2 इंटू a के जगह पे क्या है 14 और b के जगह पे क्या है x, मतलब a b कर सकते हो, a की जगह पे x है, b की जगह पे 14, आगे पीछे करके गुणा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बराबर। ये तो इधर हो गया, उधर क्या है 42x और प्लस क्या है 3x स्क्वायर, ठीक, ये है आपके पास, ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 14 का वर्ग होगा 196 प्लस ये हो जाएगा 14 दूना 28x बराबर, उधर है 42x प्लस 3x स्क्वायर। इन सब को अगर हम उधर ले जाएं तो इधर 0 बच जाएगा, इधर क्या बचेगा 0, और उधर आपके पास 3x स्क्वायर प्लस 42x पहले से है, प्लस का x स्क्वायर उधर जाएगा माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 196 उधर जाएगा माइनस का 196 हो जाएगा, प्लस का 28 उधर जाएगा माइनस का 28 हो जाएगा, ठीक। सॉल्व करें तो 3x स्क्वायर में से x स्क्वायर घट जाएगा, क्या बचेगा 2x स्क्वायर, 42 में से 28 घटा लेंगे, अगर 42 में से अगर हम 28 घटाएंगे तो 12 में से 8 घटाएंगे 4 और 3 में से घटाएंगे 2, 14x हो जाएगा, और उसके बाद फिर क्या बचेगा माइनस 196 बराबर क्या होगा 0। अब यहाँ से अगर हम 2 कामन कर लें, अगर हम 2 कामन कर लें तो यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 7 14 7x माइनस 2 कामन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 9 18 2 8 16 बराबर क्या होगा 0। 2 इधर जाके 2 इधर गुणा करो, उधर जाके भाग करेगा 0 हो जाएगा, अर्थात x स्क्वायर
प्लस 7x माइनस 98 बराबर क्या हो गया 0। इसका गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड कैसे करेंगे? 98 को दो ऐसे भागों में तोड़ेंगे जिनका आपस में गुणा करें तो 98 आ जाए और जोड़े या घटाएं तो कितना आ जाए बीच वाला पद। ऐसा मिलेगा आपको 14 और 7। 14 7 98, 14 में से 7 घटाएंगे क्या बचेगा 7 एक्स स्क्वायर प्लस 14 में से क्या घटाएंगे 7 घटाएंगे तो 7 बच जाएगा माइनस 98 बराबर 0 हो गया। यहाँ से x कॉमन करेंगे x प्लस 14 हो जाएगा। यहाँ से माइनस 7 कॉमन करेंगे x प्लस 14 हो जाएगा बराबर 0। एक ब्रैकेट में x प्लस 14 और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x माइनस 7 बराबर 0। प्लस वाले को निगलेक्ट कर दिया जाता है, माइनस वाले को लेकर आंसर निकाल लेते हैं। x माइनस 7 बराबर क्या हुआ 0। x बराबर माइनस का 7 क्या हो जाएगा उधर जाके प्लस का 7। आपको निकालना क्या था ए बी और ए सी निकालना था। ए बी बराबर क्या हो जाएगा ए बी बराबर क्या है 8 प्लस एक्स। 8 प्लस एक्स की वैल्यू कितनी आई है 7। 8 7 क्या हो जाएगा 15। और उसके बाद फिर ए सी बराबर है 6 प्लस एक्स। ए सी बराबर 6 प्लस एक्स की वैल्यू कितनी है 7। 7 6 क्या हो जाएगा 13। ए बी और ए सी ये दोनों आपके लिए क्या हो जाएंगे भुजाएं। थोड़ा लॉन्ग है लेकिन मेथड अगर ध्यान में रखते हो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ही निकालना है तो आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आगे अगर हम देखें अगला जो प्रश्न हमारा दिया गया है वो दिया गया है कि सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। मतलब इनका कहने का ये है, इनके कहने का मतलब ये है कि सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज। कोई एक वृत्त है और इस वृत्त के परिगत मतलब चारों तरफ, इस वृत्त के परिगत अर्थात चारों तरफ बना जो चतुर्भुज है के आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर के आमने सामने की भुजाएं, जैसे मान लो कि ए बी सी डी है, आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर मतलब इसकी भुजाएं जो केंद्र पर बनाए और इसकी भुजा जो केंद्र पर बनाए। आमने सामने की भुजाओं द्वारा केंद्र पर जो अंतरित कोण है ये संपूरक है। ये क्या है संपूरक। ठीक है, यह संपूरक कोण अंतरित करते हैं। अर्थात ई कोण का मान कितना जोड़ के आना चाहिए 180। अर्थात सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है कि कोण AOB प्लस कोण AOB प्लस कोण DOC, ये केंद्र O है, DOC बराबर कितना है 180। ऐसे ही इस त्रिभुज इस भुजा के साथ भी इस भुजा से के द्वारा जो केंद्र पर बना कोण है और इस भुजा के द्वारा जो केंद्र पर बना कोण है, कोण ये हो जाएगा DOA प्लस कोण COB बराबर कितना होना चाहिए 180। यही दोनों आपको क्या करना है प्रूव करना है, यही दोनों आपको क्या करना है सिद्ध करना है। अगर हम इन दोनों की बात करें, ठीक है, इन दोनों की अगर हम बात करें, जैसे आपको ये त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है, ये त्रिभुज यहाँ केंद्र मान लेते हैं, ये केंद्र O है। हम क्या करते हैं एक काल्पनिक रेखा ऐसे खींच देते हैं, ऐसे भी खींच देते हैं, ऐसे और ऐसे। मान लेते हैं कि ये कोण 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये क्या है 8 है। भाई अगर हम ऐसे खींच देंगे तो ये कोण 2 बन जाएंगे, 2 कोण बन जाएंगे। यहाँ खींच देंगे तो ये 2 कोण हो जाएंगे। ठीक है, अगर ऐसे कर दें हम और ये जहाँ जहाँ जाके मिल रहे हैं और ये जहाँ जहाँ जाके मिल रहे हैं, मान लेते हैं ये P है, ये Q है, ये R है, ये क्या है S है। ठीक, अगर हम सबसे पहले बात करें त्रिभुज ASO, त्रिभुज ASO व त्रिभुज APO से अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम इस त्रिभुज की और इस त्रिभुज की बात करें तो सबसे पहले तो OA बराबर है OA के, OA बराबर है OA के, ठीक है, क्योंकि OA दोनों में है, इस त्रिभुज में भी इस त्रिभुज में, तो दोनों बराबर, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम बात करें OS बराबर है OP के, OS बराबर है OP के, क्यों त्रिज्याएं हैं ये क्या है त्रिज्याएं, और एक ही वृत्त की त्रिज्याएं समान होती है। ठीक, और उसके बाद फिर अगर हम बात करें, देखो ये त्रिज्या और ये स्पर्श रेखा कितने अंश का कोण बनाएंगे 90 अंश का। ये स्पर्श रेखा और ये क्या है त्रिज्या है, अर्थात कोण APO बराबर हो जाएगा कोण ASO।
बराबर क्या हो जाएगा 90 अंश। ठीक है, ये 90 अंश हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान से देखो, अगर तीन क्वालिटीज बराबर हो गई, इसलिए राइट हाइपोटीनियस साइड, राइट का मतलब 90 अंश का कोण, हाइपोटीनियस अर्थात दोनों में कर्ण बराबर, अर्थात OA और OA दोनों में कर्ण है, दोनों बराबर, साइड मतलब एक भुजा बराबर। ठीक, एक भुजा बराबर से। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। त्रिभुज APO, त्रिभुज APO सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज AS। ओके, अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम तो कोण एक बराबर हो जाएगा कोण दो के, कोण एक बराबर हो जाएगा कोण दो के। इसी प्रकार अगर सर्वांगसम सिद्ध करते हुए जाएंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसी प्रकार क्या होगा, कोण एक कोण दो के बराबर है, कोण तीन कोण चार के बराबर हो जाएगा, कोण तीन बराबर हो जाएगा कोण चार के। ठीक, कोण पांच बराबर हो जाएगा कोण छः के, कोण पांच बराबर हो जाएगा कोण छः के, कोण सात बराबर हो जाएगा कोण आठ के, कोण सात बराबर हो जाएगा कोण आठ के। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे बराबर। अब एक चीज ध्यान से देखो कि ठीक है, ये तो हो गया कि बराबर क्या क्या बराबर होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपने सिद्ध किया कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, अगर सर्वांगसम है तो कोण एक कोण दो के बराबर है। ऐसे ऐसे इन दोनों को सर्वांगसम सिद्ध करेंगे तो 3 और 4 बराबर हो जाएंगे, इसको सर्वांगसम सिद्ध करेंगे तो 5 और 6 बराबर हो जाएंगे, इसको सर्वांगसम सिद्ध करेंगे तो 7 और 8 बराबर हो जाएंगे। आप पेपर में भी ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसी प्रकार कोण तीन कोण चार के बराबर, 5 6 के बराबर, 7 और किसके बराबर हो जाएगा 8 के बराबर। अब हम बात करें, अगर हम कोण एक प्लस कोण दो प्लस कोण तीन प्लस कोण चार प्लस कोण पाँच प्लस कोण छः प्लस 7 और प्लस 8 बराबर कितना होगा। अगर इन चारों कोणों को आपस में जोड़ दें, अगर इन चारों कोणों को, सभी कोणों को जोड़ दें तो ये पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पूरा कितने अंश का कोण है, पूरा घूम रहा है, अर्थात 360। क्या हो जाएगा 360। ठीक है, अब यहाँ एक चीज देखो, कोण एक बराबर है कोण दो के, कोण एक किसके बराबर है, कोण दो के बराबर है। अगर कोण एक कोण दो के बराबर है तो कोण एक के जगह पर भी कोण दो लिख सकते हैं, यहां भी लिख सकते हैं कोण दो पहले से है। कोण तीन कोण चार के बराबर है, कोण तीन किसके बराबर है, कोण चार के बराबर है, अर्थात कोण चार के जगह पर भी कोण तीन लिख सकते हैं, कोण चार कर इस पे भी कोण तीन लिख सकते हैं, प्लस कोण पांच और कोण छः, कोण पांच और कोण छः आपस में बराबर है तो 5 की जगह पर भी 6 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, अर्थात ये हो जाएगा कोण 6 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 बराबर है कोण 8 के, कोण 7 किसके बराबर है, कोण 8 के, तो कोण 8 के जगह पर भी कोण 7 लिख सकते हैं, कोण 7 पहले से था और 8 की जगह पर भी कोण 7 लिख सकते हैं, बराबर क्या हो जाएगा 360। देखो हमने क्यों 2 3 और 6 7 को ही लिखा, और को लिख सकता था, हमने 2 3 लिखा क्यों, कि जिससे हमको ये कोण मिल जाए, क्योंकि AOB चाहिए ना, हमको क्या चाहिए AOB, और DOC चाहिए, इसलिए हमने 6 और 7 लिया। ठीक, अब यहाँ देखिए कोण दो को जोड़ेंगे तो कितने कोण हो जाएंगे, 2 ठू हो जाएंगे कोण दो, प्लस 2 ठी हो जाएंगे कोण तीन। ऐसे ही यहां से 2 कॉमन कर लेंगे, ठीक है, रहने दो इसे, 2 कॉमन कर लेंगे, कोण 6 2 ठू थे, 2 कॉमन है तो कोण 6 हो जाएगा, प्लस कोण 7 2 थे तो 2 बाहर कॉमन है, क्या हो जाएगा कोण 7 बराबर हो जाएगा 360 अंश। 2 इधर गुणा कर रहा हूं, उधर जाके भाग कर देगा, 2 अगर 360 में भाग करेगा तो क्या बच जाएगा, आपको 180 मिल जाएगा। अब यहाँ एक चीज देखिए, कोण 2 और कोण 3, कोण 2 और कोण 3 को जोड़ने पर क्या बनेगा, कोण AOB बनेगा, इसके जगह पे लिख सकते हैं कोण AOB, प्लस कोण 6 और कोण 7 को जोड़ेंगे, कोण 6 और कोण 7 को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा DOC बनेगा, लिख देते हैं कोण DOC बराबर, 2 इधर गुणा कर रहा था, उधर जाके 360 में भाग करेगा, क्या हो जाएगा 180, एक सिद्ध हो गया। ठीक है, इसी प्रकार फिर अगर वही चीज करेंगे तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8 प्लस कोण 8 तक है बराबर क्या हो जाएगा 360 अंश हो जाएगा। ठीक है, अब 1 के बराबर 2 है तो कोण 1, 2 के जगह पर भी कोण 1 लिख सकते हैं, प्लस कोण 3 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, कोण 4 लिख सकते हैं, बराबर है कोण 4 प्लस कोण 4 हो जाएगा। कोण 5 के जगह पर भी क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। ठीक है, तो कोण 6 के जगह पर भी कोण 5 लिख सकते हैं, प्लस कोण
7 के जगह पर भी क्या लिख सकते हैं, कोण 8 लिख सकते हैं, क्योंकि बराबर है दोनों, बराबर हो जाएगा 360। सेम वही प्रक्रिया यहाँ भी करेंगे, 2 कॉमन कर लेंगे तो कोण 1 बचेगा, कोण 4 बचेगा, कोण 5 बचेगा और कोण 8 बचेगा, कोण 5 बचेगा, कोण 8 बचेगा, ठीक। और बराबर हो जाएगा 360। 2 जाके भाग कर देगा 360। कोण 1 और कोण 8 मिलाकर क्या बन रहे हैं, कोण 1 और कोण 8 मिलाकर क्या बन रहे हैं, AOD बन रहा है। क्या बन रहा है, कोण AOD बन रहा है। प्लस कोण 4 और कोण 5 को मिला के, कोण 4 5 मिला के क्या बन रहा है, ये बन रहा है, ये मतलब कोण COB बन रहा है, कोण COB बराबर 2 इधर गुणा करो, उधर जाके भाग कर देगा, क्या हो जाएगा, एक्सोसियंस, जो कि आपको क्या हो चुका है, प्रूफ हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। अगले क्लास में मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। देखिए, जीवन आपका ही है और संघर्ष भी आपको ही करना पड़ेगा। अगर जानते हैं, अगर आप सोचते हैं कोई दूसरा संघर्ष करने आएगा तो नहीं आएगा, ठीक है। हर कोई सलाह देता है, समझाता है हर कोई, ठीक है, लेकिन साथ कोई नहीं देता, ठीक है। तो ज़िंदगी है, आपको अपने अनुसार चलना है, ठीक है। आप अगर सोचते हो कि हमको आगे बढ़ना है तो आपके सोचने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। आप सोच रहे हो कि हमको सुबह जग के बहुत कुछ करना है और बिस्तर से ही नहीं उठ रहे हो, आप सोच रहे हो कि हमको बहुत कुछ करना है लेकिन आप बिस्तर से ही नहीं उठ रहे हो, ठीक है। तो मतलब यही चीज़ें होती हैं, सोचने से, फ़कत सोचने से कहाँ मिलती है मंजिल ए मुसाफिर, ठीक है। मंजिल पाने के लिए चलना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो केवल सोच लेने से कुछ थोड़ा होता है। आप सोच रखते हो कि हमको चाँद चाहिए, ठीक है। अगर चाँद चाहिए तो दाग कौन सा बिकारेगा, चाहिए आपको चाँद तो दाग कौन सा बिकारेगा, क्योंकि चाँद में दाग होता है ना, वो दाग नहीं है। ये जो चाँद है ये आपकी मंजिल है और ये जो दाग है ये आपके जीवन में संघर्ष है, ठीक है। आप इन संघर्षों को नहीं छोड़ते हैं तो आप जरूर उस चाँद को पाएंगे, जरूर उस मंजिल को पाएंगे तब, ठीक है। खैर, फिर से मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोग हंसते मुस्कुराते रहिए, अपने और अपनों का ध्यान रखिए। धन्यवाद।